हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है फ्रांस की क्रांति के बारे में। इससे पहले हम इसके जो लेक्चर हैं वो बना चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुने हैं, नहीं देखे हैं, तो जाइए देखिए, ताकि आपको आगे की कहानी जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो आज हम इस फ्रांस की क्रांति में इसकी घटनाओं के बारे में बात करेंगे। हमने इसके कारणों के बारे में बात कर ली और इसकी प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि थी उसको भी काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। तो आप लोग इस लेक्चर को बड़े आराम से समझिए, क्योंकि फ्रांस की जो क्रांति है आपके प्रत्येक एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रांस की क्रांति। अब फ्रांस की क्रांति की घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तो फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी घटनाएं। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी जो घटनाएं थी वो कौन कौन सी थी उनको समझिए आप। तो देखिए हुआ क्या था कि जो राजा के द्वारा तीनों वर्गों की मीटिंग बुलाने का फैसला किया गया, जिसमें कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और जो साधारण वर्ग था, ये तीनों के तीनों वर्ग क्या थे, शामिल थे। और इन तीनों के तीनों वर्गों की मीटिंग इसमें बुलाई जाती है। लेकिन राजा के द्वारा साधारण वर्ग के जो सदस्य थे उनकी संख्या में क्या कर दिया जाता है, इजाफा कर दिया जाता है। और जब इस संख्या में इजाफा कर दिया जाता है तो उनके जो अंतर थे उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर आ गया, और उसमें साधारण जो वर्ग है उसका बहुमत जो है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो आपको डालना है ई स्टेटस जनरल का अधिवेशन, ई स्टेटस जनरल का अधिवेशन। तो ये अधिवेशन जो है वो बुलाया जाता है 5 मई 1789 को। ये अधिवेशन जो है वो बुलाया जाता है। ठीक है, 5 मई 1789 को ये अधिवेशन बुलाया जाता है। और इस अधिवेशन में 3 वर्ग जो होते हैं वो क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। ठीक है, 3 वर्ग जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। इसमें आपका पादरी वर्ग होता है, इसमें कुलीन वर्ग होता है, और इसमें जो तीसरा वर्ग था वो था साधारण वर्ग। कौन सा वर्ग था, साधारण वर्ग इसमें हिस्सा लेता है। साधारण वर्ग इसमें हिस्सा लेता है, कुलीन वर्ग इसमें हिस्सा लेता है, और जो पादरी वर्ग है वो इसमें हिस्सा लेता है। लेकिन राजा के द्वारा यानी कि लुई 16वां के द्वारा क्या किया जाता है, इनके सदस्यों की जो संख्या है उसमें फेरबदल कर दिया जाता है, और साधारण वर्ग जो है उसके सदस्यों की संख्या जो है वो ज़्यादा निर्धारित कर दी जाती है। साधारण वर्ग के हर उस सदस्य को शामिल कर लिया जाता है जो कि 25 वर्ग से अधिक की आयु था, और जो प्रत्यक्ष रूप से टैक्स जो है वो पे कर सकता था। उन सभी लोगों को क्या किया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। अब देखिए, इसके अलावा जो साधारण वर्ग है, इसके अलावा ये जो साधारण वर्ग है, इनको बोला गया था कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों से जो लोगों की शिकायतें हैं वो लिख कर लाइए। और इस जो शिकायत लिखने का जो तरीका होता है इसको कैहियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको कैहियर बोलते हैं उनकी भाषा में। तो फ्रांस के जो साधारण वर्ग के जो प्रतिनिधि थे उनको लुई 16वां के द्वारा एक बात बोली जाती है। लुई 16वां के द्वारा क्या बोला गया कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों से पत्र लेकर आइए, और उन पत्रों पर जो सुझाव हैं, जो परेशानियां हैं, उनको क्या कीजिए, लिख कर लाइए। इस बात को क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। और स्वीकार करने के बाद उन पत्रों को लाया जाता है, जिनको क्या नाम दिया गया, उनको कैहियर नाम दिया गया। अब जैसे ही ई स्टेटस जनरल का ये अधिवेशन शुरू होता है, तो इस अधिवेशन में
उन सभी शिकायतों को शामिल कर लिया गया, उन सभी शिकायतों को लिख लिया गया, उन सभी पत्रों को शामिल किया गया जिनमें सुझाव आए थे। उसके माध्यम से लुईस सोलवा देखना चाहता था कि ये सुझाव मेरे अनुकूल हैं या मेरे विरोध में हैं, इसीलिए उनके अंदर क्रांति की कोई बात नहीं थी। केवल साधारण वर्ग ये चाहता था कि बदलाव हो, इसके अलावा उन पत्रों में और कुछ खास था नहीं। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि साधारण वर्ग जो होता है वो पत्र लाता है, ठीक है। ये पत्रों में क्या थे? सुझाव व शिकायत, सुझाव और शिकायतें थी। अब आगे देखिए, अब इन पत्रों के अंदर सुझाव और शिकायतें थी। इसके अलावा जब ये अधिवेशन चलता है तो इस अधिवेशन में 5 मई को ये शुरू हुआ था और 5 मई को ही लुईस सोलवा के द्वारा भाषण में क्या कहा गया, ठीक है। 5 मई को लुईस सोलवा ने किसको? ई स्टेटस अधिवेशन को संबोधित किया। क्या किया? संबोधित किया। क्या किया? संबोधित किया। ठीक है, समझ आया। अब इसके द्वारा 5 मई को इसको क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। इसमें जो साधारण वर्ग था, इस साधारण वर्ग की मांग क्या थी कि इस जो कि कुलीन वर्ग और जो पादरी वर्ग है वो दोनों वर्ग बदलाव नहीं चाहते थे, लेकिन जो साधारण वर्ग है तो साधारण वर्ग क्या चाहता था? सुधार चाहता था। साधारण वर्ग सामाजिक व्यवस्था में सुधार का पक्षधर था। सामाजिक व्यवस्था में सुधार का क्या था? पक्षधर था। याद रखोगे ना कि साधारण वर्ग जो है ये सामाजिक व्यवस्था में सुधार का क्या था? सुधार का पक्षधर था। आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जैसे ही ये मीटिंग शुरू होती है, इसमें उम्मीद ये की गई थी कि जो लुईस सोलवा जो आदेश पारित करेगा, उन आदेशों को जो ई स्टेटस जनरल है इसके लोग मान लेंगे। उसको नहीं पता था कि ये लोग मेरे आदेशों का विरोध कर सकते हैं, इसलिए उसके पास इस तरह की कोई प्लानिंग पहले थी नहीं। इसीलिए इस स्थिति में जो ये अधिवेशन जो बुलाया गया था, इसमें बाद में क्या होता है, लोगों के मध्य में जो मतदान व्यवस्था होती है उसको लेकर मतभेद हो जाते हैं, क्योंकि इसमें साधारण वर्ग के जो सदस्य थे वो ज़्यादा थे, पादरी वर्ग के कम थे, कुलीन वर्ग के कम थे। तो ये बात इसमें बोली गई थी कि जो एक साधारण वर्ग है वो एक वोट डाल सकता है, कुलीन वर्ग एक वोट डाल सकता है, पादरी वर्ग एक वोट डाल सकता है। यानी सारे लोगों की केवल एक ही वोट होती थी। जो उनकी कमेटी होती थी वो कमेटी एक ही वोट डाल सकती थी, और जिसकी तरफ 2 वोट हो जाते थे वही जो प्रस्ताव है वो मान्य कर लिया जाता था। अब कुलीन वर्ग और जो पादरी वर्ग थे वो सुधार के पक्ष में नहीं थे, तो स्वाभाविक है दोनों के जो वोट हैं वो क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन बाद में इस संघर्ष की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है, और मतदान से संबंधित क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। मतदान से संबंधित विवाद हो जाता है। क्या हो जाता है? मतदान से संबंधित विवाद जो है वो हो जाता है। अब इस विवाद के बीच में ही 28 मई को, ठीक है, इस विवाद के बीच में ही 28 मई को जो पेरिस के प्रतिनिधि थे, 28 मई को जो पेरिस के प्रतिनिधि थे वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। इस विवाद में पेरिस के प्रतिनिधि भी शामिल हो जाते हैं, और उसमें 1-2 नाम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनमें बेली और आबे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम हैं। इनमें थे बेली और एक का नाम था आबे।
तो ये बेली और आबे जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा चतुर चालाक व्यक्ति थे, ये इसमें शामिल हो जाते हैं। इससे जो साधारण वर्ग है उसकी जो एनर्जी है वो डबल हो जाती है। तो बेली और आबे जिनमें प्रमुख नाम थे, प्रमुख नाम थे, ठीक है। तो जो अधिवेशन बुलाया गया था, इस अधिवेशन में मतदान को लेकर विवाद हो जाता है, क्योंकि साधारण वर्ग के सदस्यों लोगों की संख्या तो ज़्यादा थी लेकिन मतदान करने का अधिकार एक ही था, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, इसलिए विवाद हो जाता है। और 28 को पेरिस के प्रतिनिधि भी इसमें क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं। अब ये विवाद चल ही रहा था, उसी दरमियान एक और घटना घटित हो जाती है। आप लोग उतारिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए आबे जो कि इसमें शामिल हुआ था, उसने क्या किया, उसने दोनों वर्गों के लिए एक पत्र लिखा, यानी कि कुलीन वर्ग और यानी कि पादरी वर्ग, दोनों वर्गों को पत्र लिखा। और उस पत्र में इसके द्वारा लिखा जाता है कि आप लोग आओ या मत आओ, उससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी जो कार्रवाई है वो जारी रखेंगे, ठीक है। अगर तुम इसमें शामिल नहीं होते तो हम अपनी कार्रवाई को नहीं रोकेंगे, अपनी मीटिंग को नहीं रोकेंगे। तो राष्ट्रीय सभा आबे के द्वारा, इसमें लिखना है आबे के द्वारा कुलीन वर्ग और दूसरा जो वर्ग था उसका नाम था पादरी वर्ग। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को पत्र लिखे गए कि आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इसमें शामिल होने का मतलब था उसमें मीटिंग में, ठीक है। ये लोग जो अधिवेशन कर रहे थे, जो मीटिंग कर रहे थे, उसमें शामिल हो सकते हैं अगर आप नहीं आते हैं तो, अधिवेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इन्होंने दोनों को पत्र लिखे कि आप आए तो आपका स्वागत है और आप नहीं आए तो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इस पत्र को पढ़कर कुछ लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, कुछ पादरी वर्ग के लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, तो जो पादरी वर्ग है, इस पादरी वर्ग के लोग इसमें क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। और उसी के बाद फिर इनके द्वारा एक बड़ा देखो मैंने कुछ लोग लिखा है, ठीक है, सारे लोग नहीं लिखा, कुछ लोग उसके इसमें शामिल हो जाते हैं। और इनके द्वारा 17 जून को एक बड़ा डिसीजन लिया जाता है और इन्होंने इसको राष्ट्रीय महासभा क्या कर दिया, घोषित कर दिया। कब घोषित कर दिया, 17 जून को इन्होंने तीसरी सभा का मतलब है साधारण सभा, तीसरी सभा को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया, ठीक है। तो क्या घोषित कर दिया, उसे राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। इसमें साधारण वर्ग के लोग शामिल थे और कुछ जो है पादरी वर्ग के लोग शामिल थे, लेकिन कुछ पादरी वर्ग के लोग ही इसमें क्या थे, शामिल थे। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो राष्ट्रीय सभा है वो और ज्यादा क्या हो गई, मजबूत हो गई, नाम से ही मजबूत हो गई। उसमें लोग भी शामिल थे, एक पूरा वर्ग शामिल था और कुछ पादरी वर्ग के लोग शामिल थे। तो इन्होंने क्या किया, एक मीटिंग
बुलाने का प्रस्ताव रखा। अब जब इस बात का पता राजा को लगता है कि ये लोग मीटिंग बुलाने वाले हैं, तो अगले दिन क्या करते हैं, वो जो जगह थी जिस जगह मीटिंग होने वाली थी उस जगह के ताला लगवा दिया राजा ने। ठीक है, कि बोला कि तुमको मैं राष्ट्रीय महासभा बनवाता हूँ बिना परमिशन के, मुझे मालूम ही नहीं है, और तुम लोगों ने राष्ट्रीय महासभा बना दी तो उसका क्या लगवा दिया, लॉक लगवा दिया, तुम लोग आओगे नहीं, मीटिंग कहाँ से करोगे। तो उसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, और वो जो महत्वपूर्ण घटना घटित होती है वो कहलाती है टेनिस कोर्ट। क्या, किस नाम से? टेनिस कोर्ट शपथ। किस नाम से कहलाती है? टेनिस कोर्ट शपथ के नाम से कहलाती है। ठीक है, अब टेनिस कोर्ट की शपथ की अगर मैं बात करूं, ये जो टेनिस कोर्ट की शपथ है, होता क्या है कि 20 जून का दिन था, 20 जून के दिन। अब कुलीन वर्गों ने शिकायत की जाके कि साहब ऐसे ऐसे उन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया है, अपने आप को इन्होंने राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया है। तो राष्ट्रीय सभा घोषित इन्होंने कर दिया है, तो आप क्या करो, इसको बंद करो। तो 20 जून के दिन सभा के मुख्य द्वार पर, सभा जो घर होता है, ठीक है, जहां पर ये लोग सभा किया करते थे, सभा घर के मुख्य द्वार पर ताला लगवा दिया जाता है। ताला लगवा दिया जाता है, ताला लगवा दिया जाता है, और सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रहरी नियुक्त कर दिए जाते हैं। सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रहरी नियुक्त कर दिए जाते हैं, नियुक्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, क्या नियुक्त कर दिए जाते हैं? तो सुरक्षा प्रहरी जो होते हैं वो इसके ऊपर नियुक्त कर दिए जाते हैं। अब ये लोग जब वहां पे जाते हैं तो ये लोग जाके देखते हैं कि ताला लग रहा है, मीटिंग कहाँ करेंगे, बैठेंगे कहाँ, इसका तो लॉक लगा दिया। सुरक्षा गार्ड भी नियुक्त कर दिए। ठीक है, अब देखिए आगे, तो राष्ट्रीय सभा, अब आगे क्या हुआ इस राष्ट्रीय सभा के आगे, इनके द्वारा कुछ पादरी वर्ग भी इसमें क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं आके। और टेनिस कोर्ट की शपथ हम पढ़ रहे थे, टेनिस कोर्ट की शपथ यानी कि 20 जून के दिन मुख्य जो दरबार है उस पर क्या लगवा दिया जाता है, ताला लगवा दिया जाता है। ठीक है, जब देखो यहां लिख लीजिए टेनिस कोर्ट शपथ, टेनिस कोर्ट शपथ। तो 20 जून के दिन क्या लगवा दिया, ताला लगवा दिया गया था उस सभा भवन में, ताकि ये लोग मीटिंग ना कर पाए। तो इन्होंने साइड में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसको टेनिस कोर्ट बोलते थे, उसमें खेलने का सामान था, घुड़सवारी का सामान था, तो बहुत बड़ा था। और इसमें ये लोग अंदर चले जाते हैं और इस टेनिस कोर्ट के अंदर जाकर सभी लोग क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। किस बात की शपथ लेते हैं? इस बात की शपथ लेते हैं कि हम लोगों को स्वतंत्रता चाहिए और हम लोग जो हैं वो संविधान इसका क्या करेंगे, निर्मित करेंगे। इस प्रकार स्वतंत्रता और संविधान की शपथ ली जाती है, स्वतंत्रता और संविधान की शपथ ली जाती है। ठीक है, शपथ ली जाती है। और यह घटना जो है वो टेनिस कोर्ट के अंदर घटित हुई थी, इसलिए इस घटना को टेनिस कोर्ट शपथ के नाम से जानते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि टेनिस कोर्ट शपथ की जो घटना है वो किससे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो वो फ्रांस की क्रांति से जुड़ी हुई है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जब ये घटना घटित हो जाती है तो इसके बाद संयुक्त अधिवेशन होता है। इसके बाद क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद संयुक्त अधिवेशन होता है। अब देखो इन लोगों ने क्या किया, ये लोग मीटिंग में आए। मीटिंग में आने के बाद लुई 16वां आता है और लुई 16वां मीटिंग करता है और आदेश निकाल देता है कि इन लोगों के द्वारा, ये जो साधारण वर्ग है, इनके द्वारा जो काम किए गए हैं वो सारे के सारे काम क्या हैं,
लुई सोलिवा ने साधारण वर्ग के सभी कार्यों को असंवैधानिक, सभी कामों को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब जैसे ही मीटिंग हुई, मीटिंग में राजा ने संबोधन किया और संबोधन करने के बाद राजा ने बोल दिया कि इन लोगों के द्वारा जो जो कार्य किए गए हैं वो सभी कार्य क्या हैं, सभी काम जो हैं वो अवैध हैं, असंवैधानिक हैं। तो मीटिंग खत्म हो गई। मीटिंग खत्म हो गई क्योंकि 3 वर्ग थे, 1 2 3। इस वर्ग में पादरी बैठे थे, इसमें कुलीन वर्ग था और इस वर्ग में साधारण वर्ग के लोग बैठे थे। राजा ने यहाँ से संबोधन किया और बोल दिया कि भाई ये जो आपने किया है वो क्या है, गलत है। अब कुलीन वर्ग के लोग यहाँ से खड़े होकर चले जाते हैं, पादरी वर्ग के भी ज़्यादातर लोग यहाँ से खड़े होकर चले जाते हैं, लेकिन पादरी वर्ग के कुछ लोग बच गए थे। अब जब ये घटना घटित हो जाती है तो सभी लोग निराश हो गए कि बोले अब क्या करना है, हमको तो असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो इसी के बाद मीराबो के द्वारा ये बात बोली जाती है। किससे? बेंजरे से। मीराबो ने बेंजरे को ये बात बोली कि हम लोग यहाँ से कहीं भी जाने वाले नहीं हैं, ठीक है। हम लोग जनता की मर्जी से यहाँ पर आए हैं। किसकी मर्जी से? जनता की मर्जी से यहाँ पर आए हैं और हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। और ये कथन था मीराबो का। तो ये लोग जो हैं वो उस सभा को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं और ये वहीं पर अपनी मीटिंग जारी रखते हैं। तो कुछ देर के बाद होते होते क्या होता है, उसमें जो कुलीन वर्ग के लोग हैं वो भी आने शुरू हो जाते हैं और पादरी वर्ग के लोग भी शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार इसके अंदर क्या आ जाती है, वास्तविक शक्ति आ जाती है। क्या आ जाती है? जो राष्ट्रीय सभा थी, जो इन्होंने महासभा घोषित की थी, उस महासभा में क्या आती है, वास्तविक शक्ति आ जाती है। और जब वास्तविक शक्ति आ जाती है तो इन्होंने क्या किया, इसको सफलता प्राप्त करने के लिए 27 जून को इसको राजा के सामने रख दिया। 27 जून को क्या किया, राष्ट्रीय महासभा ने अपनी स्वीकृति के लिए प्रस्ताव राजा के सामने रख दिया और 27 जून को राजा को झुकना पड़ा, ठीक है। राजा को झुकना पड़ा और इनके प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। इनके प्रस्तावों को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। इनके प्रस्तावों को क्या कर लिया, इनके प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। कब कर लिया? 27 जून को। अब इनके द्वारा ये जो राष्ट्रीय महासभा इन्होंने नाम रखा था, ये जो राष्ट्रीय महासभा जो नाम रखा था, इस राष्ट्रीय महासभा के बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया, इन्होंने अपना नाम बदलकर संविधान सभा रख लिया। क्योंकि ये लोग संविधान निर्माण का काम कर रहे थे, इन्होंने इसलिए इस जो राष्ट्रीय महासभा का नाम बदलकर संविधान सभा हो गया। क्या हो गया? संविधान सभा हो गया। क्लियर? क्या हो जाता है? संविधान सभा इसका नाम बदलकर हो जाता है और इस प्रकार संविधान सभा नाम रख दिया गया। और अब इस जो ये संस्था थी, इसमें बहुत ज़्यादा दम आ गई, बहुत ज़्यादा पावर आ गई और इन्होंने संविधान निर्माण का जो कार्य है वो आरंभ कर दिया, उसे लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। तो राष्ट्रीय महासभा संविधान का क्या करती है, निर्माण करती है। तो 27 जून को राजा को झुकना पड़ता है और उसके प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया जाता है और संयुक्त अधिवेशन लुई सोलिवा ने साधारण वर्ग के सभी कार्यों को संपूर्ण किया और अवैध और असंवैधानिक कार्यों को घोषित कर दिया। इसके अलावा मीराबो ने जाने से मना कर दिया कि हम लोग ये महासभा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि हम जनता की मर्जी से आए हैं। 27 जून को राजा ने इनके प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया और राष्ट्रीय महासभा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय महासभा का नाम बदलकर संविधान सभा कर दिया जाता है।
ठीक है, तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, यहाँ से आगे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ तक जो पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो संविधान सभा इसका नाम पड़ जाता है। अब देखिए कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं जिसके बाद विद्रोह जो, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था, अभी तक विद्रोह का काम नहीं था, लेकिन कुछ चीजें राजा गलत कर बैठता है, कुछ डिसीजन गलत ले बैठता है, जिसके कारण जो विद्रोह है वो भड़क जाता है। ठीक है, जो विद्रोह है वो क्या हो जाता है, भड़क जाता है कुछ गलत डिसीजनों के कारण। अब वो क्या थे वो देखिए, देखिए होता क्या है, इस घटना के घटित हो जाने के बाद में इसका जो अर्थ मंत्री था, कौन, नेकर, नाम क्या था, नेकर, तो इसको ये पद से हटा देता है, बर्खास्त कर देता है। तो 11 जुलाई के दिन 11 जुलाई के दिन अपने अर्थ मंत्री नेकर को पद से हटा दिया, नेकर को पद से हटा दिया। किसको पद से हटा दिया, तो इसका जो अर्थ मंत्री नेकर था लुईस सोलवा का, इसको ये अपने पद, इसके पद से हटा देता है। अब जो और अपनी सुरक्षा के लिए अपने पड़ोसी राज्यों से विदेशी फौज जो है वो मंगा लेता है। ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए पड़ोसी राज्यों से या पड़ोसी राष्ट्रों से फौज मंगा लेता है, क्या मंगा लेता है, फौज मंगा लेता है। अब देखिए ये दोनों काम जो राजा के द्वारा किए गए, लुईस सोलवा के द्वारा किए गए, इससे जो अपराध की भनक जो है वो लोगों को लगी कि ये कोई ना कोई जो षड्यंत्र है वो हमारे विरुद्ध कर रहा है। अब क्या षड्यंत्र कर रहा है वो ये लोग सोच नहीं रहे थे। तभी क्या हुआ, इसकी घटना को लोगों ने क्या किया, एक षड्यंत्र से जोड़ दिया। एक अफवाह फैल गई कि लुईस सोलवा जो है ये क्या करवाना चाहता है, जो भी स्वतंत्रता का समर्थन करेगा उसकी हत्या करवाएगा। ठीक है, क्या करवाएगा, ऐसी अफवाह लोगों में फैल जाती है और लोग इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि नेकर जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था उस समय लोगों के मध्य में, और ये घटना ऐसे समय इसको बर्खास्त किया गया जिस समय माहौल गर्म था, तो गर्म माहौल में और ज़्यादा गर्म हो गया और जनता विद्रोह पर क्या हो गई, उतारू हो गई। ठीक है, इसके अलावा लोगों के द्वारा ये बात बोली जाती है कि लोगों को अपनी सुरक्षा का जो इंतजाम है वो स्वयं करना होगा, स्वयं अपने सुरक्षा के प्रबंध को ढूंढना होगा। तो लोग जो हैं वो हथियार खोजने लग गए, कोई कुल्हाड़ी लेके आ गया, कोई तलवार लेके आ गया, कोई कुछ लेके आ गया और सड़कों पे घूमने लगे कि आओ कौन आना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये घटना जो होती है इतनी तेज गति से फैली कि राजा के लिए इसे रोकना बहुत मुश्किल था। लोगों ने क्या किया, एक जेल है, जेल के ऊपर आक्रमण कर दिया और वहाँ के बहुत सारे जो कैदी थे उनको भगा दिया। राजा डर रहा था जनता से लड़ने से, क्योंकि जनता से लड़ना एक मूर्खता होती है और वो जनता अगर अपने ही राष्ट्र की है, अपने ही देश की जनता है, तो और उसी देश का राजा अपनी जनता से लड़े, ये तो मूर्खता है। इसलिए लुईस सोलवा पीछे हट जाता है, वो जो जेल पर जो आक्रमण है उसको होने देता है। कुछ विरोध किया था लेकिन इतना नहीं कि बिल्कुल कुचला नहीं इस विद्रोह को, और जो जेल है उस पर फतेह प्राप्त कर लेते हैं। अब ये जो घटना है वो संविधान सभा को बहुत प्यारी लगती है। लोगों को लगा कि अब तो राजा हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, हम लोगों ने जेल पर विजय प्राप्त कर ली, वहाँ के कैदियों को भगा दिया, क्योंकि विद्रोही कुछ भी कर सकते थे। अब इस घटना के बाद और जो राज्य थे और जो लोग थे उन्होंने इस घटना के बारे में सुना तो लगा कि भाई संविधान सभा अब आगे बढ़ेगी, अब इसको रोकना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो इस प्रकार में ये जो ज्वाला होती है वो क्या हो जाती है, भड़क जाती है और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है क्रांति के संदर्भ में। ठीक है, इसके अलावा 14 जुलाई को राष्ट्रीय अवकाश क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। 14 जुलाई को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया।
14 जुलाई को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया, घोषित कर दिया गया, ताकि लोगों को पता चले कि ये राष्ट्रीय अवकाश किस लिए घोषित किया गया है, कुछ संदेश पहुंचे, कुछ मैसेज पहुंचे कि छुट्टी, जब कोई छुट्टी होती है ना कि आज की छुट्टी है तो लोग पूछते हैं कि छुट्टी है, क्यों छुट्टी है, क्या है, तो लोगों को पता चलता है इस बात की छुट्टी है। तो इसलिए 14 जुलाई को राष्ट्रीय अवकाश जो है वो क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। अब जो संविधान सभा है वो अपना कार्य क्या करती है, शुरू कर देती है। संविधान सभा के कार्य, संविधान सभा के कार्य, संविधान सभा जो होती है वो अपने कार्य क्या करती है, करना शुरू कर देती है। और इस संविधान सभा के द्वारा एक ही रात में 30 अध्यादेश जारी किए गए थे। कितने? 30, 10 10 10 10 10 10 30 20 और 10 30, ठीक है। 30 जो अध्यादेश हैं वो क्या किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। और इन 30 अध्यादेशों को, 30 अध्यादेश एक ही रात में, 30 अध्यादेश एक ही रात में जारी किए गए, रात में जारी किए जाते हैं। 30 अध्यादेश एक ही रात में जारी किए जाते हैं। अब इन 30 अध्यादेशों के अंदर ऐसी क्या क्या बातें थी, 2-4 बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इन 30 अध्यादेशों में एक थी कि जो जातीय भेदभाव था, कुलीन, पादरी वर्ग, साधारण वर्ग, इस आदमी के आदमी ये नौकरी कर सकता है, इसका ये कर सकता है, इस जातीय भेदभाव को क्या कर दिया गया, मिटा दिया गया। लोगों को ये बताया गया कि कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान होगा, चाहे वो राजा हो, चाहे राजा का लड़का हो, चाहे कोई गरीब का लड़का हो, सब बराबर होंगे, सब समान होंगे। स्वतंत्रता होगी, हर कोई लिख सकता है, बोल सकता है, पत्रकारिता कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। तो इस प्रकार के स्वतंत्रता सुधार से संबंधित ये जो 30 अध्यादेश हैं ये क्या किए गए, जारी किए गए। इनमें समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों के बारे में क्या था, उल्लेख था। ठीक है, लोगों को समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों के बारे में उल्लेख था। और कानून का संपूर्ण क्षेत्र, कानून का संपूर्ण क्षेत्र में फैलाव, यानी कि ये जो रूल थे ये सभी के लिए थे, ऐसा नहीं कि साधारण वर्ग के लिए थे, ऐसा नहीं कुलीन वर्ग के लिए थे। ठीक है, इसके अलावा जो जातीय भेदभाव है, कौन सा, जातीय भेदभाव, ये जो जातीय भेदभाव है यह समाप्त कर दिया गया, यह समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये जो जातीय भेदभाव है ये क्या कर दिया जाता है, ये जातीय भेदभाव समाप्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से संविधान सभा के द्वारा 30 अध्यादेश जो हैं वो एक ही रात में क्या किए जाते हैं, पारित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको। अब इसके बाद क्या हुआ, ये 30 अध्यादेश संविधान सभा के द्वारा जारी तो कर दिए गए, ये 30 अध्यादेश संविधान सभा के द्वारा जारी तो कर दिए गए, लेकिन होता क्या है, इन 30 अध्यादेशों को, इन 30 अध्यादेशों को राजा की स्वीकृति जल्दी ही प्राप्त नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि राजा तो अभी भी था ना, भले ही संविधान सभा जो है वो कार्य कर रही थी, लेकिन जो राजा है वो अभी भी था। इसलिए संविधान सभा के द्वारा पारित 30 अध्यादेशों को स्वीकृति नहीं मिल पाती। तो इसलिए जनता ये सोचने लगती है कि हम लोगों ने इतने प्रयास किए थे, इतना दुख सहा था, इतने आंदोलन किए, विद्रोह किए, तो क्या ये सब कुछ बेकार में चले गए, और लोग वापस से विद्रोह करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक है, 30 अध्यादेशों पर, 30 अध्यादेशों पर राजा की स्वीकृति, राजा की स्वीकृति शीघ्र ना मिलने के कारण, शीघ्र ना मिलने के कारण, ना मिलने के कारण आम जनता में विश्वास की कमी आती है,
आम जनता में विश्वास की कमी आती है। किसकी कमी आती है? तो विश्वास की कमी आती है और वो लोग सोचते हैं कि हमने जो प्रयास किए थे वो क्या चले जाएंगे? बेकार चले जाएंगे। हमारे प्रयास बेकार ना हो जाएं, हमारे जो प्रयास हैं वो क्या ना हो जाएं? बेकार ना हो जाएं। इसीलिए जनता पुनः क्या कर देती है? विद्रोह कर देती है। ठीक है, इसलिए जनता ने पुनः विद्रोह कर दिया, पुनः विद्रोह कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? पुनः जो विद्रोह है वो कर दिया। और जब पुनः विद्रोह कर दिया तो राजा के प्रति लोगों का विश्वास कम हो जाता है कि राजा कहीं सोच रहा हो कि दूसरे राष्ट्रों के सहयोग से पुनः क्या कर दिया जाए? पुनः इसके ऊपर आक्रमण कर दिया जाए। इसीलिए लोगों का राजा के प्रति क्रोध बढ़ता गया। उन्हें लगा कि राजा का मतलब लुईस 16वां लगाना। ठीक है, राजा कोई षड्यंत्र रच रहा है। उनको ये लगा कि जो राजा है वो क्या कर रहा है? हमारे प्रति कोई षड्यंत्र रच रहा है। हो सकता है ऑस्ट्रिया जैसे जो राष्ट्र हैं उनकी सहायता से दोबारा फ्रांस के ऊपर क्या कर दे? आक्रमण करवा दे। इसीलिए राजा के प्रति कहीं ना कहीं विश्वास में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। ये जो संविधान है, नया जो संविधान है, ये नया संविधान कब बनकर तैयार हो जाता है? 1971 में। ये नया संविधान कब बनकर तैयार हो जाता है? 1971 में ये सिद्धांत बनकर तैयार हो जाता है। और इस सिद्धांत में दो चीजों पर बहुत ज्यादा बल दिया गया। प्रथम जो काम है, जनता के हाथों में सर्वोच्च शक्ति क्या कर दी गई? स्थानांतरित कर दी गई। प्रथम क्या है? जनता, ठीक है, को सार्वभौमिक सत्ता का स्वामी माना गया। सार्वभौमिक सत्ता का स्वामी किसका? जनता को सार्वभौमिक सत्ता का स्वामी माना गया। और दूसरा काम ये था कि जो न्यायपालिका थी, जो व्यवस्थापिका थी और जो कार्यपालिका थी, इनके कार्यों का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों का क्या कर दिया गया? विभाजन। के कार्यों का विभाजन कर दिया गया। तो याद रखोगे ना, जनता को सार्वभौमिक सत्ता का स्वामी बना दिया गया, शक्ति का केंद्र दे दिया। वोट डालो, सत्ता चुनो, आपके मन की इच्छा है जिसको आप सत्ता देना चाहो। ठीक है, और दूसरा था यानी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के कार्यों का क्या कर दिया जाता है? विभाजन कर दिया जाता है। तो ये उस संविधान की दो महत्वपूर्ण बातें थी जिसमें सब कुछ शामिल था। ठीक है, तो नया संविधान कब आया? 1971 में नया संविधान क्या आता है? सामने आता है। ठीक है, याद रखोगे ना? चलिए, तो 30 अध्यादेश रातों रात पारित किए गए थे जिनमें समानता कानून की बातें की गई थी, लेकिन राजा के द्वारा लेट कर दिया जाता है उनको पारित करने में। इसलिए जनता क्या है? राजा पर शक कर रही थी कि कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं रच रहा हमारे प्रति। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो सदस्यों की संख्या व्यवस्थित की गई, यानी कि
व्यवस्थापिका के सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई थी, व्यवस्थापिका के सदस्यों की संख्या, ये सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 745। ठीक है, 745। जो सदस्यों की जो संख्या निर्धारित की गई थी, ये कितनी की गई थी? 745 निर्धारित की गई। किसके सदस्यों की संख्या? व्यवस्थापिका के सदस्यों की संख्या। और इनका जो कार्यकाल निर्धारित किया गया, और इनका जो कार्यकाल निर्धारित किया गया था, वो कितना निर्धारित किया गया था? 2 वर्ष। 2 वर्ष इनका कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। ठीक है, व्यवस्थापिका के सदस्यों की संख्या 745, और इस 745 के बाद में, इस 745 के बाद में इसका जो कार्यकाल था वो कितना है? कार्यकाल 2 वर्ष था। इसका जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 2 वर्ष होता है। ठीक है, अब चर्च से संबंधित कुछ नए नियम बनाए गए। चर्च से संबंधित कुछ नए नियम, चर्च से संबंधित कुछ नए नियम जो हैं वो बनाए जाते हैं। और वो चर्च से संबंधित नए नियम क्या बनाए जाते हैं? देखिए, चर्च से संबंधित जो नए नियम बनाए गए वो ये बनाए गए कि फ्रांस में बिशप क्षेत्रों की जो संख्या है, यानी कि फ्रांस में बिशप क्षेत्रों की संख्या, बिशप क्षेत्रों की संख्या 134 से घटाकर 134 से घटाकर 84 कर दी गई। कितनी कर दी जाती है? 134 से घटाकर जो संख्या है वो कितनी कर दी जाती है? 84 कर दी जाती है, 84 कर दी जाती है। ठीक है, और जो पादरी वर्ग के जो लोग थे उनको गवर्नमेंट के पेमेंट पर रखा जाता है। उनके द्वारा जो कर वसूलने के जो अधिकार थे उनको क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। और नए संविधान के तहत उनको क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से क्या दिया जाएगा? गवर्नमेंट की तरफ से क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा। अब इनको वेतन दिया जाएगा। वेतन देने का मतलब था यानी ये लोग अब कर्मचारी बन चुके थे। यानी ये लोग अब कर्मचारी बन चुके थे। यानी ये लोग अब क्या बन चुके थे? ये लोग क्या बन चुके थे? अब कर्मचारी बन चुके थे। इनसे धार्मिक वसूली का अधिकार, इनसे धार्मिक वसूली का अधिकार छीन लिया गया। धार्मिक वसूली का अधिकार छीन लिया गया। ठीक है, जो धार्मिक वसूली होती है उस धार्मिक वसूली का जो अधिकार है वो इनसे छीन लिया जाता है। और इस प्रकार एक नई व्यवस्था क्या कर दी जाती है? शामिल कर दी जाती है। अब इसी दौरान क्या होता है? इसी दौरान क्या होता है कि जो राजा था, राजा का पलायन। ठीक है, राजा का पलायन। ये जो राजा था उस समय फ्रांस में ये क्या करता है? भागना चाहता है अपने क्षेत्रों में। तो इसलिए ये क्या करता है? 20 जून के दिन, मैं कब की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं 20 जून की। तो 20 जून 1791, 20 जून 1791 की मध्य रात्रि को ये अपने पुत्र और अपनी बीवी को लेकर क्या करता है? भाग जाता है। और ये पूर्वी फ्रांस के क्षेत्रों में भागना चाहता था जहाँ पर इसकी सेना जो थी वो नियुक्त थी। इसे लगा कि मेरी सेना वहाँ पर नियुक्त है वो मुझे सपोर्ट करेगी, इसलिए ये उन क्षेत्रों में भागता है। लेकिन मध्य रात्रि में ये फ्रांस की पूर्वी सीमा के पास पहुँचने ही वाला था। इसे पहचान लिया जाता है और इसे वापस पकड़कर ले आते हैं और वापस से जो राजमहल होता है उसके अंदर बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार इसके ऊपर जनता का जो विश्वास था वो अब और कम हो चुका था और लोग इससे क्रोधित होते हैं कि तुम्हें राजमहल के अंदर रहते हुए भी भागना पड़ रहा है, इसलिए इसके प्रति आम जनता का विश्वास और कम हो जाता है। तो आज
के लिए बस इतना ही। कल इस लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो उम्मीद है आपको ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।